मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। राधिका, क्या तुमने कभी सोचा है कि घर यानी होम का असली मतलब क्या होता है? ईंट और पत्थर की चारदीवारी, या वो एहसास कि तुम इस जमीन का हिस्सा हो और ये जमीन तुम्हारी है? सर, पॉलिटिक्स की किताबों में तो घर का मतलब डोमिसाइल और रेजिडेंस लिखा है, लेकिन आज मौसम ऐसा है कि लग रहा है आप कुछ और ही गहराई में जाने वाले हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। आज हम जिस चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं वो संविधान का सबसे भावुक हिस्सा है। पार्ट 2, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। ये केवल वकीलों के लिए लिखे गए शब्द नहीं है राधिका। ये 1947 के उस खूनी इतिहास का दस्तावेज है जब लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। ट्रेनों की छतों पर बैठे हुए वो लोग, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, क्या हम भारत के नागरिक हैं? सोचो, 1947 का वो मंजर, एक लकीर खिंच गई, रैडक्लिफ लाइन। कल तक जो लाहौर हमारा था, आज वो पराया हो गया। कल तक जो ढाका अपना था, आज वो विदेशी जमीन थी। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये तय करना कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा तब भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। इसीलिए आर्टिकल्स 5, 6, 4 और 8 को फ्रेम किया गया है ना सर, ताकि उस वक्त की इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल, और यहीं से हमारा पहला एग्जाम पॉइंट बनता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी अक्सर यहां फंसाते हैं। याद रखना, संविधान का भाग 2 केवल 26 जनवरी 1950 के समय की नागरिकता की बात करता है। ये भविष्य की नागरिकता यानी एक्विजिशन एंड लॉस आफ्टर 1950 की परमानेंट व्यवस्था नहीं करता। वो काम संसद पर छोड़ा गया है। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में एक सवाल आया था जिसने अच्छे स्टूडेंट्स को घुमा दिया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल एक नागरिकता और एक निवास है, यानी विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। राधिका, क्या भारत में राज्यों का अलग डोमिसाइल होता है? नहीं सर, भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता और सिंगल डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है। हम ब्यावर या बिहार के निवासी हो सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल सिर्फ भारत का होता है। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। शाबाश, यही क्लैरिटी चाहिए। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप और डुअल डोमिसाइल होता है, लेकिन भारत में हम एक हैं। ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का प्रतीक है। अब चलो थोड़ा टेक्निकल होते हैं। आर्टिकल 5, द बेसिस ऑफ डोमिसाइल यानी अधिवास का आधार, उन लोगों के लिए था जो भारत की जमीन पर पहले से मौजूद थे, जिनका घर, जिनकी आत्मा यहीं थी। इसके लिए 3 शर्तें थी, और राधिका, तुम्हें ये शर्तें जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और बीपीएससी में इसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। आर्टिकल 5 के तहत नागरिक बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना अनिवार्य था, और उसके साथ इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। बॉर्न इन इंडिया, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, आइदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल यानी 1945 से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। सर, ये तीसरी शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, 5 साल का निवास। इसका मतलब है कि जो लोग बंटवारे की आग से दूर थे, जो पीढ़ियों से यहीं थे, उन्हें आर्टिकल 5 ने सुरक्षित कर दिया। बिल्कुल, लेकिन असली ड्रामा, असली दर्द और असली सिनेमा तो आर्टिकल 6 और 7 में छिपा है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो उन रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की कहानी कहते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर भागे थे। अब देखो, द माइग्रेशन ट्रेजेडी यानी आर्टिकल 6 एंड 7। कल्पना करो राधिका, पाकिस्तान से एक ट्रेन आ रही है, उसमें लोग भरे हुए हैं, कुछ छत पर, कुछ खिड़कियों से लटके हुए। वे भारत आ रहे हैं, उम्मीद लेकर। आर्टिकल 6 इन्हीं लोगों के लिए है, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। लेकिन यहां संविधान निर्माताओं ने एक तारीख को पत्थर की लकीर बना दिया। वो तारीख थी 19 जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948। क्या तुम बता सकती हो राधिका, ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे आरपीएससी आरएएस 2013 और एसएससी सीजीएल में कई बार इनडायरेक्टली पूछा गया है। जी सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यही वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था। उससे पहले कोई भी बेरोक टोक आ जा सकता था, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों को परमिट लेना पड़ता था। बिल्कुल, यही है वो बारीक धागा। तो आर्टिकल 6 2 हिस्सों में बंट गया। केस ए, बिफोर 19 जुलाई 1948, जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए वो अपने आप नागरिक बन गए,
बशर्ते वो तब से भारत में रह रहे हों। केस बी, आफ्टर 19 जुलाई 1948, जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए, उन्हें नागरिकता पाने के लिए 6 महीने भारत में रहना पड़ा और फिर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ा। लेकिन राधिका, इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी आर्टिकल 7 की है। ये उन लोगों की कहानी है जो भटक गए थे। सोचो, मार्च 1947 में दंगे शुरू हुए। डर के मारे कुछ मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो जमीन उनकी नहीं है। उन्हें वहां भी मुहाजिर कहा गया। वे वापस अपने वतन भारत लौटना चाहते थे। आर्टिकल 7 कहता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे सर? क्या वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी? संविधान निर्दयी नहीं है राधिका। उसमें हमेशा एक प्रोविजो यानी परंतुक होता है। आर्टिकल 7 ने कहा, अगर ऐसा व्यक्ति रीसेटलमेंट परमिट लेकर वापस भारत आता है तो उसे आर्टिकल 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाला प्रवासी माना जाएगा। उसे भी 6 महीने रहना होगा और फिर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये सवाल एमपीएससी राज्य सेवा मेंस में स्टेटमेंट के रूप में आया था। आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 और 6, यानी अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5 और 6 पर भारी पड़ता है। इसका मतलब, अगर आप पाकिस्तान चले गए तो आर्टिकल 5 का जन्मसिद्ध अधिकार भी आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आप परमिट लेकर वापस ना आ जाएं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्लोबल इंडियन, यानी आर्टिकल 8। अब नज़र भारत की सीमाओं से बाहर ले चलो। आज जिसे हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, उसकी नींव आर्टिकल 8 में है। उस समय भी हजारों भारतीय मलाया, बर्मा और अफ्रीका में थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी योगदान था। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वो विदेश में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे सर? उसे उस देश में भारतीय दूतावास यानी डिप्लोमैटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव में खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये प्रावधान आज के ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का वैचारिक पूर्वज यानी आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द पार्लियामेंट्स पावर, यानी आर्टिकल्स 9, 10 और 11। अब हम संविधान के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 9 ये एक लाइन का डेथ सेंटेंस है डुअल सिटीजनशिप के लिए। नो डुअल सिटीजनशिप। अगर आपने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी क्षण खत्म। एसएससी सीजीएल 2019 और रेलवेज एनटीपीसी 2021 में ये सीधा सवाल आया था, किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? जवाब है अनुच्छेद 9। आर्टिकल 10 आपको सुरक्षा देता है। ये कहता है कि आपकी नागरिकता आपसे कोई मनमर्जी से नहीं छीन सकता। ये केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून यानी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के तहत ही छीनी जा सकती है। और यह है सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद। इसने संसद को ब्रह्मास्त्र दिया। संविधान ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, भविष्य की नागरिकता संसद बनाएगी। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। राधिका, अब तक जो हमने पढ़ा वो इतिहास था 1950 तक। अब जो हम पढ़ेंगे वो वर्तमान और राजनीति है। सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट अब तक 6 बार संशोधित हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है और एक वोट बैंक है। अब देखो, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्विजिशन यानी नागरिकता प्राप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीकों से नागरिकता देने की बात करता है। इसे हम कोड वर्ड ब्रांड से याद रख सकते हैं, लेकिन क्रम थोड़ा अलग है। बर्थ यानी जन्म, डिसेंट यानी वंश, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण या देशीकरण और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि। सर, ये बाय बर्थ में तो बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले कहते थे जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय, फिर नियम बदल गए। इसे क्लियर कर दीजिए प्लीज। देखो राधिका, भारत ने जस सोलाय यानी भूमि का अधिकार से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे हम जस सैंग्विनिस यानी रक्त का अधिकार की तरफ बढ़ गए। इसे 3 फेजेस यानी चरणों में समझो। ये यूपीएससी मेंस और आरएएस इंटरव्यू के लिए बहुत क्रिटिकल है। फेज 1, इसका समय था 26 जैन 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। ये भारत का उदारवादी दौर था। अगर आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ तो आप भारतीय हैं, चाहे आपके माता पिता कोई भी हों, भले ही विदेशी हों या अवैध प्रवासी। फेज 2, इसका समय था 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक। यहां हमें घुसपैठ का डर सताने लगा, खासकर बांग्लादेश से।
संसद ने 1986 में संशोधन किया। अब नियम बना, जन्म भारत में हो प्लस माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। फेज 3, इसका समय था आफ्टर 3 दिसंबर 2004 तक। ये सबसे सख्त दौर है 2003 के संशोधन के बाद। अब नियम है, जन्म भारत में हो प्लस दोनों माता पिता भारतीय हों और एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ओह, तो 2004 के बाद अगर कोई अवैध प्रवासी भारत में बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ये कदम अवैध प्रवास को रोकने के लिए उठाया गया था। अब बाय डिसेंट को देखो। पहले 1950 से 1992 तक हमारा कानून पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल था। विदेश में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलती थी जब उसका पिता भारतीय हो। माता के भारतीय होने से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन महिलाओं ने संघर्ष किया। 1992 में संशोधन हुआ। अब माता या पिता यानी ईदर पेरेंट में से कोई भी भारतीय हो तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2004 के बाद विदेश में पैदा हुए बच्चे का जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया। सर, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में क्या अंतर है? दोनों में तो विदेशी ही नागरिक बन रहे हैं। बहुत बारीक अंतर है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से खून का रिश्ता या शादी का रिश्ता है, जैसे PIOs यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या वो विदेशी जो भारतीय से शादी कर लें। इनके लिए शर्त है 7 साल का निवास। नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण, ये पूरी तरह से विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मदर टेरेसा या अदनान सामी। इनके लिए शर्त है 12 साल का निवास यानी 11 साल प्लस आवेदन से पहले 1 साल लगातार। और हाँ, उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहीं पर CAA 2019 ने खेल बदल दिया। उसने इस नेचुरलाइजेशन के समय को कुछ खास लोगों के लिए बदल दिया, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले बताओ, नागरिकता जाति कैसे है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 और 10 के तहत 3 तरीके हैं नागरिकता खोने के। रिनंसिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग, मैं अपनी मर्जी से छोड़ता हूं। ध्यान रहे, अगर युद्ध चल रहा हो तो सरकार इसे रोक सकती है। टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी, जैसे ही आपने दूसरे देश का पासपोर्ट लिया, भारत की नागरिकता टाटा बाय बाय। और आर्टिकल 9 का स्टैच्यूटरी रूप। डेप्रिवेशन यानी वंचित करना, ये सजा है अगर आपने नागरिकता धोखे से, फ्रॉड से ली हो, संविधान के प्रति अनादर यानी डिसलॉयल्टी दिखाया हो या युद्ध के दौरान दुश्मन का साथ दिया हो। सर, UPSC प्रीलिम्स 2021 में एक स्टेटमेंट था, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी एक बार नागरिकता मिल गई तो छीनी नहीं जा सकती। और वो स्टेटमेंट गलत था, इनकरेक्ट। सरकार बिल्कुल छीन सकती है, खासकर अगर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है और उसे 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की सजा हो जाए। नागरिकता कोई अमर पट्टा नहीं है। अब हम उस टॉपिक पर हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। राधिका, इस एक्ट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझो। ये एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव करता है। ये अवैध प्रवासी यानी इल्लीगल माइग्रेंट की परिभाषा को बदलता है। सर, इसके मुख्य प्रावधान यानी की प्रोविजंस क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? नोट करो, ये 3 देशों से आए 6 समुदायों के लिए है। कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मुस्लिम शामिल नहीं है। कट ऑफ डेट, ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके होने चाहिए। फायदा क्या मिला? इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन पर पासपोर्ट एक्ट या फॉरेनर्स एक्ट के केस नहीं चलेंगे। इनके लिए नेचुरलाइजेशन का समय 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। लेकिन सर, इसका विरोध क्यों हुआ? विरोध के 2 मुख्य कारण हैं। आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी, आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है। मुस्लिम प्रवासियों जैसे म्यांमार के रोहिंग्या या पाकिस्तान के अहमदिया को क्यों छोड़ा गया? नॉर्थ ईस्ट का डर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि इससे उनकी संस्कृति और डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसीलिए सरकार ने एग्जेम्पशंस यानी छूट दी है। 6th शेड्यूल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी इलाके इसमें शामिल नहीं है। इनर लाइन परमिट एरियाज, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ CAA लागू नहीं होगा। हाल ही में अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेक्शन 6A, जो असम समझौते से जुड़ा है, की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना कि असम की समस्या अलग थी, इसलिए वहां के लिए अलग कट ऑफ 1971 सही है। ये करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक है। राधिका, अब समय है परीक्षा का। मैं सवाल दागूंगा, तुम जवाब दोगी। ये रैपिड फायर राउंड है, तैयार हो? जी सर, तैयार हूँ। फर्स्ट, भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें।
भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बन सकता है। एक बार नागरिकता मिलने पर इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। बताओ कौन सा सही है? सर, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि भारत में नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में नहीं। स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि नागरिकता छीनी जा सकती है। आंसर होगा 1 ओनली। करेक्ट। अब देखो प्रश्न 2। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए निवास की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष यानी 5 इयर्स। गुड। नेक्स्ट, नागरिकता कानून में संशोधन करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। सी संसद, पार्लियामेंट, आर्टिकल 11 के तहत। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय होने पर वहां के लोगों को किस आधार पर नागरिकता मिली? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। गुड। अगला देखो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके से। लास्ट वन, किस अनुच्छेद के तहत 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के प्रावधान लागू हुए? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। ये वो आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, आर्टिकल 394 के अनुसार। बाकी संविधान 1950 में लागू हुआ। अद्भुत राधिका, तुम्हारी तैयारी अब सही दिशा में है। तुमने न सिर्फ रटा है बल्कि समझा है। देखो, नागरिकता तो पहचान है, लेकिन जिस जमीन के तुम नागरिक हो उसे जानना भी उतना ही जरूरी है। पॉलिटी को ज्योग्राफी के बिना समझना अधूरा है, और ज्योग्राफी को किताबों से रटने के बजाय उसे देखना चाहिए। अगर तुम भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को रटना नहीं बल्कि जीना चाहती हो, नदियों के साथ बहना चाहती हो, पहाड़ों की चोटियों को छूना चाहती हो, तो टेस्ट क्यू ऐप का इंडिया ज्योग्राफी सिनेमैटिक कोर्स जरूर देखो। ये कोर्स एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें 3D विजुअल्स हैं, मूवी स्टाइल नरेशन है और 350+ टेस्ट्स हैं जो तुम्हें एग्जाम के लिए लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, एक यात्रा है। सर, आज आपने पॉलिटी को भी एक फिल्म बना दिया। अब नागरिकता के आर्टिकल्स मुझे कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना दोस्तों, नागरिकता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उन लाखों कुर्बानियों का वसीयतनामा है जिन्होंने इस देश को बनाया। संविधान को पढ़ो, उसे जियो। जय हिंद।